नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल नीट इज माइंड में स्वागत है। इस समय हम अपने चैनल पे NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज कर रहे हैं फॉर क्लास 10th एंड +2 बायोलॉजी। उसी सीरीज में हम आपके साथ फिर से एक बार पार्ट 4 लेके आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट यू कैन से 70-80% हम लोग चैप्टर कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट से शुरू किया था। देन हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन जैसे कि गैमेट फॉर्मेशन हो गया, गैमेट ट्रांसफर हो गया, पॉलिनेशन स्टडी की। देन हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन देखी, डबल फर्टिलाइजेशन हमने स्टडी की कल, कि जैसे एक जो आपका मेल गैमेट होता है वो एक सेल के साथ फ्यूज करके जायगोट बनाता है, और जो सेकंड होता है वो आपका सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है और आपका पेन की फॉर्मेशन करता है। जो आपका पेन होता है अल्टीमेटली वो एंडोस्पर्म बनाता है, जो कि एक न्यूट्रिटिव मटेरियल की तरह करता है एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए। और पहले एंडोस्पर्म डेवलप होता है, उसके बाद आपका एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। देन नेक्स्ट इन द सीरीज हम लोगों ने देखा था आपका एम्ब्रियो, है ना। एम्ब्रियो भी हमने स्टडी किया था थोड़ा सा। हमने मोनोकॉट और डायकॉट के एम्ब्रियो भी देखे थे, दैट हाउ दे लुक लाइक। तो दिस इज अ टेलीग्राम हैंडल गाइस, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए सारे नोट्स, सारे अपडेट और सारे शेड्यूल्स को जानने के लिए। अगर आप इस टेलीग्राम का पार्ट है तो सेशन पे होने वाली है या हो चुकी है। चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद जो रिक्वेस्ट आई है, आई गॉट अ रिक्वेस्ट फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम पार्ट, है ना। उसी चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और उसके स्लाइड्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं कल के लिए। तो वी आर गुड टू गो फॉर टुमारो ऑल्सो। कल के लिए हम लोग और सेट रेडी है ना। देन हम लोगों ने अभी तक क्या क्या स्टडी किया। हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, अपासिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। फिर हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन देखी, स्ट्रक्चर्स देखे, एंडोशियम गायनोशियम देखा हमने, और इवेंट्स भी स्टडी किए। देन हमने डबल फर्टिलाइजेशन स्टडी की, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन हमने प्रोडक्ट्स भी स्टडी की। देन हमने देखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमने 2 स्ट्रक्चर्स कर चुके हैं, दैट इज योर एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। ये 2 स्ट्रक्चर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमने क्या करना है, बेसिकली आज हमारा फोकस रहेगा एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी में। बट उससे पहले कुछ हमारे इवेंट्स है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के, जैसे कि सीड हो गया, है ना, फ्रूट हो गया, तो हम लोग वो भी स्टडी करेंगे उससे पहले। तो लेट्स रिकॉल हमने कर लिया है, बट वी हैड स्टडीड यस्टरडे ऑलरेडी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो सीधा प्रोसीड करते हैं आज के सेशन की तरफ। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद सीड, है ना। सीड के साथ शुरू करना है। ओके, लेट्स बिगिन। ओके, so in angiosperm the seed is the final product of sexual reproduction. Sexual reproduction का final product क्या हुआ, seed. It is often defined as a fertilized ovule. Fertilized ovule बोल दिया जाए या seed बोल दिया जाए, दोनों एक ही टर्म्स है। Seeds are formed inside fruit, और seeds कहाँ बनते हैं, fruits के अंदर बनते हैं। A seed typically consists of seed coat. Seed coat किससे बनता है, इंटेग्यूमेंट से बनता है। कॉटिलिडियन, जहाँ पे सारा आपका न्यूट्रिटिव मटेरियल, है ना, स्टोर्ड फूड अवेलेबल होता है। एंड एम्ब्रियोनिकल एक्सेस, जिसके ऊपर प्रोकोटाइल और हाइपो, है ना, आपने पढ़ा था ना, हाइपोकोटाइल होती है, कॉलियोराइजा, कॉलियोपेटाइल, रेडिकल, प्रिम्यूल, ये सब कुछ पढ़ा था हम लोगों ने कल। द कॉटिलिडियन ऑफ एन एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक, मोटे होते हैं, एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। क्या होता है इनके अंदर, दे आर अ रिजर्व फॉर योर फूड। तो इनका फूले हुए होते हैं क्योंकि उनके अंदर फूड भरा होता है, जैसे कि हम फूल जाते हैं फूड खाने से, है ना। तो सेम लाइक दैट मैच्योर सीड में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, हमने कल स्टडी की थी। अगर जो एंडोस्पर्म उसके अंदर नहीं है तो वो नॉन एल्ब्यूमिनस हो गया। और एग्जांपल क्या थे, पबजी, पी, बीन्स एंड ग्राउंड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिड्यू एंडोस्पर्म। क्या कहा गया है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेसिड्यू एंडोस्पर्म, उनके पास कोई एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ही सारा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म यूज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपको पियर ग्राउंडनट, ये पीछे भी दिया हुआ है, इसके अलावा एक और भी आपका बीन्स। एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और ऐसे प्लांट, ऐसे जिनमें जो आपका एंडोस्पर्म होता है वो पूरा अभी यूटिलाइज नहीं होता, थोड़ा सा बच जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस सीड्स, है ना। तो सच एग्जांपल क्या है उसके, वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर। तो अगर ये नॉन एल्ब्यूमिनस आए या एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आई एम अवेयर अबाउट दैट। एक्स मतलब कोई भी जा चुका है ना, तो उसमें से भी एंडोस्पर्म जा चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। वहीं अगर जो बचा है तो दैट इज योर एल्ब्यूमिनस। Occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnant of new cells are also persistent. कई बार न्यू सेलस का रेमिनेंट,
बचा हुआ पार्ट भी बच जाता है ना। दिस रेजिडुअल पर्सिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, और इस बचे हुए न्यूसेलस के पार्ट को हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आप लोगों के लिए नवी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। और एग्जाम्पल स्पेशली याद कर लीजिएगा, ब्लैक पेपर सारे याद कर लेते हैं, बीट को सब भूल जाते हैं, तो बीट भी एक एग्जाम्पल है इसका। इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, इंटेग्यूमेंट हार्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या बनता है, सीड कोट बनता है। द माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट, और सीड कोट के अंदर भी माइक्रोपाइल बंद नहीं होता। क्यों, यहाँ पे बोल रखा है जो मैंने आपको पहले बताया था पिछले सेशन में, क्यों होता है माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है। तो माइक्रोपाइल फंक्शन क्या है, फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ताकि ऑक्सीजन और वाटर सीड जर्मिनेशन के टाइम अंदर जाते रहे। एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, जैसे सीड मैच्योर होता रहता है उसका पानी का कंटेंट कम होता रहता है। सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, सीड जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास रह जाता है। द जर्नली मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन, और क्या होता है कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जो भी उसके अंदर चल रही है वो सारी स्लो डाउन हो जाती है। द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी, और वो एक ऐसी स्टेट में चल जाता है जो कि इनएक्टिव स्टेट होती है, हम लोग कहते हैं डॉर्मेंसी। और इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट, और अगर ये तो उनको सुटेबल कंडीशंस नहीं मिली तो वो डॉर्मेंसी में चलेगा, है ना। और जैसे उसको सुटेबल कंडीशन मिली या फेवरेबल कंडीशन साथ के साथ मिली तो क्या होगा, वो सीड जर्मिनेट हो जाएगा और फाइनली प्लांट को गिव राइज करेगा। अब बेसिकली यहाँ पे एक टर्म आता है कि जो आपके किचन में दाल से है ना, मूंग दाल, ऑल दाल, जितनी भी टाइप की दाल से, राजमा, क्या वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं? कैन यू इमेजिन? ये क्वेश्चन आता है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, नहीं जो आपके एग्जाम्पलर होता है ना वहां पे क्वेश्चन है कि जो मूंग दाल होती है क्या वो रेस्पिरेशन करती है? यस, दे आर रेस्पायरिंग, एक्चुअली दे आर रेस्पायरिंग, बट इतने स्लो रेट पे रेस्पायरेशन करती है वो लोग कि आप लोग कभी भी मतलब अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे। तो यार दे आर रेस्पिरेटिंग, जैसे आप लोग उनको बॉइल करते हो उसके बाद वो प्रोसेस बंद होता है, बिफोर दैट वो रेस्पिरेशन करती है। कैसे आप लोग इस चीज को कंफर्म कर सकते हो कि वो सीड अभी भी जिंदा है? क्या कीजिए, एक राजमा का बीन लीजिए, है ना, एक सिंगल पीस, और उसे सॉइल के अंदर दबा दीजिए। थोड़े दिनों बाद आपको वहां से पौधा निकलता हुआ दिखेगा। इसका मतलब वो सीड डॉर्मेंसी के फेज पे था, एक्टिविटीज चल रही थी, बहुत स्लो चल रही थी, जैसे उसे फेवरेबल कंडीशन मिली उसने डोमिनेट किया और अपने आप को ग्रो कर दिया। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल जिसका आप लोग अपने डेली लाइफ में स्टडी कर सकते हो। जस्ट क्या करना है, एक राजमा का बीज लीजिए, मतलब जो भी सीड होता है सिंगल यूनिट, और उसे सॉइल में ग्रो करवा दीजिए। सेम इज फॉर चना, व्हाइट चना, ब्लैक चना, जस्ट ग्रो करवा दीजिए, आप लोगों को ऑलरेडी वहां से प्लांट बनता दिख जाएगा। इससे प्रूव होता है कि सीड है वो अभी भी अलाइव है। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, जैसे कि जो ओव्यूल होता है वो सीड में बन जाता है, द ओवेरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ओव्यूल इनटू सीड, ओवरी इनटू फ्रूट। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, ये दोनों चीजें साथ साथ हो रही होती है, चाहे ओव्यूल से सीड का बनना और ओवरी से फ्रूट का बनना। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। अब फ्रूट की वॉल को क्या कहा जाता है, छिलका जिसे आप लोग कहते हो, दैट इज योर पेरिकार्प। अपर का आपने देखा ना छिलका, पील, जिसे हम लोग पेरिकार्प होता है एक्चुअली, दैट इज वॉल ऑफ फ्रूट। द फ्रूट में भी फ्लैशी, है ना, फ्लैशी हो सकता है, जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, ये सारे फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं ना, एग्जांपल दिए गए आपको फ्लैशी फ्रूट्स के। और मे बी ड्राई, बहुत सूखे भी हो सकते हैं, जैसे आपकी ग्राउंडनट हो गई, मस्टर्ड हो गए, है ना, ये सारे कैसे होते हैं, दीज आर ड्राई। मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पोजल ऑफ सीड्स, बहुत सारे फ्रूट्स के पास ऐसा मैकेनिज्म है जिससे अपने सीड्स को डिस्पर्स कर सकते हैं, बिखेर सकते हैं। Recall the classification of fruit and the disposal mechanism that were studied in earlier classes। ये आपने पता है कौन सी क्लास में स्टडी किया था? ये आपने 6th या 7th में किया होगा स्टडी, वहाँ पे आप बोल रहे थे ना एक डायलिया का एग्जाम्पल, जहाँ पे एक व्हाइट से कलर का फैक्ट्री सा आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली वो तो विंड में मिल जाता है, तो वो डिस्पोजल ऑफ सीड की ही एक वेरिएशन होती है, कैसे कैसे डिस्पोजल ऑफ सीड हो सकता है, विंड, एयर, वाटर एंड ऑल दैट। Is there any relation between the many number of ovule in an ovary and the number of seed present in a fruit? क्या ऐसा कोई रिलेशन होता है कि जितने ओव्यूल्स होएंगे ओवरी में उतने ही फ्रूट बनेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता, दैट इज नॉट अ कंडीशन, कोई श्योरिटी नहीं होती। आप लोग भी पॉलीएम्ब्रॉनी कंडीशन पढ़ोगे जहाँ पे फर्दर डिवाइड होना शुरू हो जाता है सेल। तो
इसे आप लोग कह सकते हो रिलेशन है भी है नहीं है, वी कांट गिव अ एग्जैक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कईयों में देखने को मिलता है, कईयों में नहीं मिलता। In most plants, by the time the fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. अब जितने में फ्रूट ओवरी से फ्रूट बन रहा है और ओव्यूल से सीड बन रहे हैं, जितने बाकी पार्ट्स है जैसे कि पेटल्स हो गए, थैलमस हो गया, है ना, सेपल्स हो गए, ये सब कुछ क्या होता है, ये नीचे गिर जाते हैं। However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, the thalamus also contribute to food formation. अभी तक तो आपने देखा सिर्फ ओवरी से फ्रूट बन रहा था, बट यहाँ पे ट्विस्ट आ गया कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू में क्या होता है कि थैलेमस से ही फ्रूट बन जाता है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। इनको हम लोग कहते हैं झूठा फ्रूट। तो आप लोग एप्पल तो खाते हैं ना, वो झूठा फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है। हाउएवर, फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ओवरी आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। ठीक है। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ स्पीशीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर, अब उन्होंने क्या कहा है, जो फ्रूट बनेगा वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा, क्योंकि आपको जो ओव्यूल एम्ब्रोसेक वगैरह बन रहा है वो सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, पहले मेल गैमेट आ रहा है, फिर फीमेल यूज कर रहा है, देन अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट आ रहा है। बट अब कई स्पीशीज ऐसी होती है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के भी हो सकता है। लेट अस डील विद दैट, इसमें हम वापस आते हैं। इन विच फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होता है वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में पूरा। सच प्रोसेस इज नॉन एज पार्थेनोकार्पी, और ऐसे फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहा जाता है। ठीक है। एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर ऑलवेज सीडलेस। जैसे एग्जांपल दिया गया बनाना इज वन सच एग्जांपल। और एनिमल्स में अगर ये प्रोसेस होता है जहाँ पे फीमेल गैमेट आपका डायरेक्ट डेवलप हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। दोनों डिफरेंट टर्म्स है, बहुत कंफ्यूजिंग है, पेपर में पूछी भी जाती है। तो अगर जो वो चीज प्लांट के लिए पूछी जा रही है, प्लांट के रिस्पेक्ट में, तो आप आंसर करोगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। वहीं अगर जो ये चीज एनिमल के रिस्पेक्ट में पूछी जा रही है तो वो हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। जैसे आपने देखा था फ्यू लिजर्ड्स है ना, उनमें ये प्रोसेस होता है पार्थेनोजेनेसिस। टर्की बर्ड, तो उनमें सब कुछ देखने को मिलता है। ये आपने चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में स्टडी किया था, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंट्रोड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। कौन से ग्रोथ हार्मोन हो सकते हैं? यूक्सिन। पढ़ा है ना आपने यूक्सिन क्लास 11 कौन चैप्टर में, ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वहां पे यूक्सिन का रोल पढ़ा आपने कि वो पार्थेनोजेनेसिस इंट्रोड्यूस कराता है। सच फ्रूट्स आर सीडलेस, उनके अंदर सीड नहीं होते। अगेन मैं सेम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि मैंने चैप्टर 1 कराते हुए पूछा था कि ऐसा एक फ्रूट का नाम बताइए अगर ये उसको हम लोग पार्थेनोकार्पी से ग्रो कराने लग गए तो उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अनार, प्रोमिग्रेनेट। अगर से आप लोगों ने उसे पार्थेनोकार्पिक मेथड से ग्रो कराना शुरू कर दिया, सीड ही नहीं बनेंगे, और अल्टीमेटली हम लोग सीड पे ही फीड करते हैं, अनार के सीड ही खाई जाते हैं, है ना। आप लोग जो खाते टाटा सीड्स जो रेडिश कलर के होते हैं, अगर सीड ही खत्म हो जाए तो आप लोग थोड़ा लेके आओगे। तो दैट इज द थिंग कि कई फ्रूट ऐसे हैं जिनको अगर हम पार्थेनोकार्पी से ग्रो कराने लगे तो उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं कि बनाना जो होता है वो कैसे ग्रो करता है? राइजोम, है ना, बनाना राइजोम से ग्रो करता है। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म। अब जो सीड होते हैं उसमें कुछ एडवांटेजेस होती है एंजियोस्पर्म की। फर्स्ट, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। क्योंकि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होना है वो वाटर पे इंडिपेंडेंट है ना, तो डिस्पर्सल विंड वगैरह के थ्रू होता है। तो ये एक बेनिफिट है कि आपको जरूरी नहीं है कि जो प्लांट को ग्रो होना पड़ेगा वो वाटर के पास ही होना पड़ेगा, कहीं भी हो सकता है, मतलब इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं भी जाओ आपको एंजियोस्पर्म मिल ही जाएगी। ऑल्सो सीड है बेटर अडेप्टेबल या फिर अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर डिस्पोजल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरिया, ताकि दूसरी जगह पे जाए और वहां पे एक नई कॉलोनीज बनाना शुरू करे। एज दे हैव, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यू जगह पे जाके कॉलोनी बनाने जो सक्सेशन। ये आप स्टडी करोगे इकोलॉजी की यूनिट में। एक जनरल टर्म आपको बता दी मैंने, कहीं भी न्यू सोसाइटी क्रिएट करना, है ना, उसे हम लोग कहते हैं सक्सेशन, और इस चीज को मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। As they have sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. जब तक वो खुद के पैरों पे नहीं खड़े हो जाते, खुद के लिए नहीं शुरू कर सकते अपने प्रोसेसेस को, तब तक उनके अंदर आपको पता है एंडोस्पर्म होता है, वो उनको न्यूट्रिशन देता है। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग एप्स, और जो उनका हार्ड सीड कोट है किससे बना है? इंटेग्यूमेंट से। उसका काम क्या होता है? उनको प्रोटेक्शन देना। Being product of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variation. Seed is basics of our agriculture. एग्रीकल्चर में सीड यूज होता है, तभी सारे आपके पास आजकल
डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज आ रही है जिनका आप लोग फीड करते हो, तो बेसिकली कहाँ से आ रही है, सीड से ही अल्टीमेटली वो ग्रो हुई है। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज। अब क्या क्या चीजें होती है जो कि स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज योर डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड। अगर आपने स्टोर करना है किसी चीज को, सबसे पहले आपको उसको सुखाना पड़ेगा अच्छे से। अगर आप गीला कर दे तो बैक्टीरिया आ सकता है, कोई कीटाणु आ सकते हैं, कोई जर्म्स आ सकते हैं, रोडेंट्स आ सकते हैं जैसे रैट्स एंड ऑल। और दूसरी बात क्या है, डोरमेंसी में ले जाना था कि वो अरेस्टिंग हो जाए। अगर उनके अंदर प्रोसेसेस फास्ट चलते रहे तो एब्सोल्युटली वो आपका जर्मिनेट हो जाएगी, तो इसलिए हमें डोरमेंसी में लेके जाना है उसे। विच कैन बी यूज एज फूड थ्रू आउट द ईयर, जिसे हम लोग पूरे साल यूज कर सकते हैं। अब आप कनक है ना, कनक वीट, उसको आप लोग सुखा के रखते हो ना, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में व्हाट पीपल यूज टू डू, दे हैव अ लार्ज कैन जिसमें वो लोग वीट भर के रखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उसे वो धोते हैं, है ना, दे यूज टू वॉश इट विद वाटर, देन दे यूज टू ड्राई इट इन सनलाइट, एंड देन दे यूज टू स्टोर इट विद सम रेमेडीज, जैसे उसके अंदर वो नीम के पत्ते पा देते हैं, है ना, क्यों, ताकि कोई इंसेक्ट ना लग सके। तो स्टोरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सीड एग्रीकल्चर प्रोसेस, है ना। अगर स्टोरेज अच्छी नहीं हो पाएगी तो आपको खाना नहीं मिल पाएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। अगर कोई सीड बनाया और वो साथ के जर्मिनेट हो जाए, स्टोर ही ना कर पाओ उसका, तो कोई यूज नहीं है। फिर आपको आप लोगों की हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं हो पाएगी, जो सीड्स की मदद से होती है हाइब्रिडाइजेशन भी कई बार, तो भी नहीं होगा प्रोसेस। हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। सीड एक बार अगर से आपको मिल गया, उसके कितनी देर तक वो जिंदा रह सकता है, आप लोग कितनी देर तक उसको, मतलब कब तक वो, अगर आप उसको फिर से मिट्टी में पाओ जर्मिनेट हो जाएगा, जिससे वाइबिलिटी कहते हैं ना, पोलन ग्रेन की, तब तक वो अपने आप को पोलन ट्यूब प्रोड्यूस कर सकता है, उसे कब तक वो जिंदा है। बेसिकली सेम यहाँ पे भी सीड के लिए कहा गया है। दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली, जैसे पोलन ग्रेन में कईयों का 30 मिनट था, जैसे वीट एंड राइस, कईयों का बहुत बड़ा 3-4 महीने का था। तो वहीं पे ऐसे ही सीड्स का भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। सीड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स तक जी सकते हैं। सम सीड कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 of years, कुछ 100 सालों तक जीते हैं। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड, कहीं ऐसे बहुत ओल्ड सीड है जो कि अभी भी वायबल है, अभी भी अगर जिनको मिट्टी में पाओ तो जर्मिनेट हो सकते हैं। द ओल्डेस्ट इज द डाट ऑफ ल्यूपाइन, दैट इज लुपिनस आर्किटस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये आपके दिस इज ओल्डेस्ट सीड जो कि आपके पास अवेलेबल है। और कहाँ से ये निकाला गया, दैट इज आर्टिक टुंड्रा। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डोर्मेंसी। कितने साल बाद से ग्रो कराए गए, 10,000 साल बाद। सोचिए, अ रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड, एक ऐसा रिकॉर्ड और मिला है जहाँ पे 2000 साल पुराना वायबल सीड मिला, दैट इज ऑफ डेट पाम। डेट पाम से तो आप लोग सारे अवेयर होंगे, खजूर का पेड़। फिनॉक्सिन डक्टिफेरा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, डेट पाम के उसका। डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ एट किंग हेरोड पैलेस नियर डेड सी। और कहाँ मिला है, किंग हेरोड पैलेस कहाँ पे है, डेड सी के पास, ठीक है। ओके, लेट अस मूव टू डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, डायग्राम पे चलते एक बार। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे डाइकोटिलेडन स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये डाइकोट स्ट्रक्चर है क्योंकि 2 कोटिलेडन दिख रहे हैं ना आपको। और उसके बाद आपके यहाँ पे माइक्रोपाइल दिखाया गया है, कितना छोटा सा होता है, जिससे आपकी सारी एयर और वाटर अंदर जाती है। देन आपके पास अगेन आपका स्ट्रक्चर है, दैट इज ऑफ योर सीड, है ना, ये भी सीड का स्ट्रक्चर है, दिस वन। यहाँ पे आप देख सकते हो सीड कोट, इंटेग्यूमेंट है, एंडोस्पर्म है, रिजर्व मटेरियल है, कॉटिलेडन है, स्टोर फूड है, रूट टिप है, हाइपोकोटाइल है ना, एपिकोटाइल हो सकता है। देन अगेन सीड जो कि आप देख पा रहे हो, दिस इज योर अपनी तो कॉटिलेडन का स्ट्रक्चर है, मोनोकोट का, है ना। ये तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे तो चाहे आप जितना मर्जी स्टार मान लीजिए, ये क्वेश्चन एक ना एक जगह कहीं ना कहीं आनी है किसी ना एग्जाम में, एज इट इज। या तो क्या होगा, आपको डायग्राम दे देते हैं, ये लेबलिंग हटा देते हैं सारी, ठीक है। इसे रिमूव करके आपसे एबीसी लिख देंगे, व्हाट इज ए बी सी एंड सी। और कई बार फंक्शन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए, तो उसके लिए भी तैयार रहना। देन दिस इज योर एप्पल, फॉल फ्रूट, स्ट्रॉबेरी अगेन फॉल फ्रूट, जो कि थैलेमस से डेवलप होते हैं। After completing a brief account of sexual reproduction of flowering plant, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plant by asking the following question: How many eggs are present in embryo sac? Embryo sac के अंदर कितने eggs present हो सकते हैं? वेरिएबल हो सकता है प्लांट स्पीशीज के ऊपर।
हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इन ओव्यूल, एक ओव्यूल के अंदर कितने एम्ब्रियो सैक हो सकते हैं। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी, कितने ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल्स हो सकते हैं, अगेन वेरिएबल। हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन टिपिकल फ्लावर, कितनी ओवरीज हो सकती है, देखो मोस्टली एक हो सकती है बट उससे ज्यादा भी हो सकती है, वी कांट से एनीथिंग। हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन ट्री, अनलिमिटेड, यू कैन से अनलिमिटेड, क्योंकि बर्ड्स आते रहते हैं, पुराने झड़ते रहते हैं, नए फ्लावर्स आते रहते हैं, so you can say unlimited. Can you think of some plant in which the fruit contain very large number of seeds? तो जैसे आपको है पता है कुछ, कोई एग्जांपल आप लोगों को हो तो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना बेसिकली उसमें। ऑर्चिड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी, आपको एग्जांपल दिया है ऑर्चिड फ्रूट, एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड ऑफ टाइनी सीड्स। Similarly, in case of fruit of some parasitic species like Orchobanca and Stygica, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे टीचर्स फोकस करते हैं क्वेश्चन बनाने में। Have you seen a tiny seed of fucus? How large is the tree? मतलब वो कहना चाह रहा है कि आप वेरिएशन देखिए, ट्री कितना बड़ा है और सीड कितना छोटा सा है। How many billion of seeds does each fucus tree produce? कितने बिलियन प्रोड्यूस करता होगा। Can you imagine any other example in which such a tiny structure can produce a large biomass over a year? So you can find it out. Next part and the last part of the chapter, that is apomixis and polyembryony. एपोमिक्सिस क्या होती है, देखो अब तक आप पढ़ते आ रहे हो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है, किस चीज की हो सकती है, फीमेल गैमेट की, है ना, उसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पिस। अब सेम सीड भी जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो सकता है। इस प्रोसेस को द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। तो ऑल्दो सीड इन अ जर्नल आर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का ही प्रोडक्ट है, पहले मेल बनेगा, फीमेल बनेगा, फर्टिलाइज होएगा, देन ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल एंड देन आपका सीड आएगा। बट कई बार क्या होता है, इन अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज एस्ट्रेशिया एंड ग्रासेस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एग्जांपल, हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। इनके अंदर स्पेशल मैकेनिज्म है जिसमें ये सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एपोमिक्स। What is what is fruit production without fertilization called? Fruit production without fertilization is a parthenogenesis or parthenocarpy. It's parthenocarpy. Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. There are several ways of development of apomixis. अब ये apomixis है, इसके बहुत सारे ways हो सकते हैं। In some species, the diploid egg cell is formed without reductional division. क्या हो सकता है कि डिप्लॉइड एग सेल बन गया बिना रिडक्शन के। रिडक्शन डिवीजन कौन सी होती है, माइटोसिस और मियोसिस, इट इज योर मियोसिस। एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। हो सकता है ये एक चांस है इसमें कि आपका जो डिप्लॉइड सेल होगा वो बिना रिडक्शन डिवीजन के बनेगा और सीधा एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। मेनी ऑफन इन मेनी फ्रूट्स और यू कैन से मेनी सिट्रस एंड मैंगो वैरायटी, सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल सराउंड द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। अब क्या होता है, कई बार जो एम्ब्रियो सैक है उसके आसपास आपके न्यूक्लियस के सेल पड़े हैं, वो अपने आप में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं एंड प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर देते हैं एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोस, और एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियस के जो सेल होते हैं एम्ब्रियो के अंदर जाना शुरू कर देते हैं और क्या करते हैं, वहां पे एम्ब्रियोस की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोस, और ऐसी कंडीशन में एक ही जो आपका इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल, तो एक ही ओव्यूल है उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोस बन सकते हैं। एक बहुत सारे एम्ब्रियोस का मतलब क्या हो सकता है, बहुत सारे सीड्स बन सकते हैं अल्टीमेटली। अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर्ड टू एज पोलीएम्ब्रियोनी। बहुत सारे एम्ब्रियोस का बनना अल्टीमेटली इज अ पोलीएम्ब्रियोनी। कहाँ पे देखने को मिलती है कंडीशन, सिट्रस फ्रूट्स में, ऑरेंज कितने सारे उसके अंदर सीड्स होते हैं, है ना, देन इज योर सिट्रस फ्रूट लेमन, उसके अंदर भी देखने को मिलती है। टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम, ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, और साइज एंड शेप भी सबका सेम नहीं होगा। काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियो इन ईच सीड, व्हाट वुड द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिटिक एम्ब्रियो, कैसा होता है जेनेटिकली एपोमिटिक जो एम्ब्रियो है, न्यू सेल्स के सेल से बना है, न्यू सेल्स का सेल कैसा होता है 2n, है ना, और तो ये भी एब्सोल्युटली 2n ही बनेगा। कैन दे बी कोल्ड क्लोन्स, क्या उनको क्लोन्स कह सकते हो, यू कैन से सिमिलर हो सकते हैं ना, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ही होते हैं, तो दे कैन बी कोल्ड एज क्लोन, और बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे अल्टीमेटली। So hybrid variety of several, but I will get back to this question. This is an interesting question, है ना, इस क्वेश्चन पे एक बार हम वापस आएंगे।
Hybrid variation of several of our food and vegetable crops is being extensively cultivated. आजकल जो हो रहा है एग्रीकल्चर में हाइब्रिड सीड्स को यूज किया जा रहा है. आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा जहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किए गए थे हाइब्रिड सीड्स यूज करना. कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैव ट्रेमेंडस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और इसकी वजह से क्या हो रहा है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. अब क्या हो रहा है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है बट कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी कि हमारा सॉइल खराब हो गया. सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म होती जा रही है. वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू प्रोड्यूस एवरी ईयर. और दूसरी क्या डिसएडवांटेज है कि जो हाइब्रिड सीड है ना वो आपको हर साल प्रोड्यूस करने पड़ते हैं. इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्ट. प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली पर हर साल प्रोडक्शन के से बहुत महंगा होता है हाइब्रिड सीड को बनाना. Hence the cost of hybrid seeds becomes too expensive to farmers. और एक farmers इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते. If these hybrids are made in apomixis, but अगर जैसे apomixis के मदद से बनाने लगते हैं मतलब मल्टीपल सेल एक ही बार बन पाए, there is no segregation character in hybrid progeny. फिर क्या होगा कि कोई segregation नहीं होगा, कोई character separate नहीं हो पाएगा. Then the farmer can cap on using the hybrid seed to raise new year आफ्टर ईयर. उस पर क्या होगा कि उस चीज को संभाल भी पाएगा. सीड बनेगे हाइब्रिड सीड बनेगे एपोमिक्सिस से उस चीज को संभाल भी पाएगा. एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड एवरी ईयर और उसे द्वारा नहीं खरीदने पड़ेंगे. बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मेनी लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्सिस इनटू हाइब्रिड वैरायटी. इस चीज के ऊपर ऑलरेडी वर्क चल रहा है और वेरी सून वी आर एबल टू गिव रिजल्ट फ्रॉम दिस है ना. बहुत जल्दी बायोलॉजिस्ट या फिर आपके साइंटिस्ट इसके ऊपर रिजल्ट देंगे. पॉजिटिव रिजल्ट्स की होप की जा रही है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर है ना. इतना ही ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. सारे सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है. अगर जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद है क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, क्या मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, एम्ब्रियो सेक्स को क्या कहते हैं है ना, फीमेल गैमेट और व्हाटएवर भी, आप लोगों को ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए. अगर जो आपके टर्म्स क्लियर है यू आर किंग ऑफ दिस चैप्टर. फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस चैप्टर में 100% स्कोर करने के लिए. बहुत इजी है, एग्जांपल भी बहुत सुपर इजी है. मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दी है ना. अगर जब पॉलिनेशन की बात कीजिए वहाँ पे प्लांट्स के नाम है, कोविड से याद कर सकते हो. एक्सएलुमिनस एल्बनस सीड्स को आप लोग पबजी से याद कर सकते हो. तो हर जगह ट्रिक्स प्रोवाइड हो रही है, हर एक चैप्टर में हो रही है. अगर जब ऐसी ट्रिक्स के साथ लर्न करना चाहते हैं जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप तक हमारी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आती रहे. ठीक है. ओके, समरी भी पढ़नी आती है हमें. Flowers are the seat of sexual reproduction in angiosperm. In the flower, endometrium consists of stamen representing the male reproductive organ and gynoecium consisting of pistil represent the female reproductive organ. बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया. A typical answer is bilobe, diathecus and tetrasportinate. ये न्यू टर्म आ गई आपके पास. देखिए समरी पढ़ने का ये फायदा होता है कि समरी में कुछ ना कुछ नया दे दिया जाता है. फर्स्ट चैप्टर के समरी में कुछ समथिंग नया था है ना, सीड प्रिकर्सर के बारे में दिया गया था. यहाँ पे भी आपको एक टर्म दे दी है. Pollen grain developed inside the microsporangium and four wall layer epidermis, endothelium, middle layer and tapetum surround the microsporangium. इसके अंदर कौन सा सेल होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो कि होमोटाइपस होमोजिनस सेल होते हैं. Cell of the sporangious tissue lie in the center of microsporangium. Under the meiosis, that is your reductional division to form tetrad. Individual microspore mature into pollen grain. हर एक से एक pollen grain बन जाता है. वहीं पे अगर इस फीमेल की बात आए टेट्राड में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही बनाता है आपका अल्टीमेटली. Pollen grain represent the male gametophytic generation. The pollen grain have a 2-layered wall, exine and intine. The outer wall, exine, made up of cellulose and pectin. Inner layer made up of your pollen and have germ pore. Pollen grain may have 2 cells, a vegetative or generative, or 3 cells, a vegetative or 2 male gamete, or 2 generative cells at the time of shedding. 60% 2 cell stage पे होते हैं और बाकी 40% आपके 3 cell stage पे होते हैं. The pistil have 3 parts: stigma, style and ovary. Ovules are present in ovary. The ovules have a stalk called funicle. Funicle और आपको embryo saccule में जो junction होता है हाइलम से रिप्रेजेंट करते हैं. Protective integument जो कि further seed coat में convert होते हैं and an opening called micropyle. The central tissue is the nucellus in which the androspermic differentiation. The cell of the archegonia, the megaspore mother cell divide mitotically and one of the megaspore form the embryo sac. 4 में से सिर्फ एक ही functional होगा. The mature embryo sac is 7-celled and 8-nucleated. At the micropyle and is
The egg apparatus consisting of two synergids of an egg cell. At the larger end and are three antipodal. माइक्रोपाइलर पे दो सिनर्जिड्स होते हैं, एक एक्सेल होता है, और टेलार्की पे आपके तीन एंटीपोडल सेल होते हैं. At the center is a large cell which have two polar nuclei. 7 cell 8 nucleated stages होती हैं. Pollination is the mechanism to transfer pollen grain from the anther to the stigma. Pollinating agents are either abiotic or biotic. Pollen-pistil interaction involve all the events from landing of pollen grain on stigma until, मतलब ये सिलेक्शन वाला प्रोसेस है जहाँ पर फीमेल आपको सिलेक्ट करेगी कौन सा मेल उसके लिए कैपेबल है, और pollen inhibition. Following compatible pollination, pollen grain germinate on stigma and result pollen tube grow to style and enter ovule. कहाँ से एंटर करता है? फिलिफॉर्म apparatus गाइड करते हैं और सिनर्जिड के थ्रू एंटर करता है. And finally discharge two male gamete in one of the synergids. Angiosperm exhibit double fertilization because two fusions even occur in embryo sex, namely syngamy and triple fusion, जिसे आप लोग zygote formation कह सकते हो या फिर आप penty formation कह सकते हो. The product of the fusion are diploid zygote, 2n होता है, and triploid primary endosperm nucleus. Zygote develops into embryo and primary endosperm cell forms the endosperm tissue. Formation of endosperm always precedes development of embryo. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि पहले एंडोस्पर्म बनेगा फिर आपका एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि एम्ब्रियो को बनने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए और वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा. The developing embryo passes through different stages such as proembryo, globular heart shape before maturation. Mature dicotyledon embryo have two cotyledons and an embryonical axis epicotyle and hypocotyle. Epicotyle ऊपर बनाती है आपकी सीड एंड hypocotyle आपकी बनाती है रूट. Embryo of monocotyledon have a single cotyledon. After fertilization, ovary develops into fruit and ovules develop into seed. A phenomena called apomixis is found in some angiosperms, जैसे astracia और grasses. Particularly in grasses, it results in formation of seed without fertilization. Apomictic have several advantages in horticulture and agriculture. Horticulture means seed cultivation. Some angiosperms produce more than one embryo in the seed. कुछ angiosperm होते हैं जो कि बहुत सारे embryos बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं polyembryony, जैसे citrus fruit. तो ये क्विक रिवीजन थी पूरे चैप्टर की. समरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज डोंट स्किप समरी. समरी में कुछ ना कुछ चीज मिलती है, जैसे अभी आपने आंसर के लिए एक न्यू टर्म पढ़ी, दैट इज जो टेट्राफॉर्जिनेट. बायलोब्स डायथिकस आपको पता था, टेट्राफॉर्जिनेट आपको नहीं पता था, तो ये न्यू टर्म मिल गए आपको. तो अगर जो टीचर यहाँ से क्वेश्चन पाया था, यू विल लाइक एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आ गए. नो, इट इज विद एनसीईआरटी ओनली, बट द थिंग इज आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ी, तो प्लीज फोकस ऑन एनसीईआरटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. अगर जो आप लोगों को अच्छा लगा सेशन, कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि ये जो चैनल है वो जल्दी से ग्रो कर सके. एंड दूसरी बात, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप लोग इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा पाए. जितना ज़्यादा लाइक्स हो गए, व्यूज हो गए, उतना ज़्यादा इंप्रेशन क्लिक आता है. दिस इज आवर टेलीग्राम हैंडल, इसे ज्वाइन कर लीजिए अगर आप चाहते कि सारे अपडेट्स आप तक आते रहे, सारे शेड्यूल्स की आप लोगों को जानकारी मिलती रहे. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. आई होप यू एंजॉयड द सेशन, है ना. एंड अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को कोई पार्ट मिस किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग करने वाले स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन एज पर द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स ओनली. अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी डिमांड रिप्रेजेंट कर सके, आप अपनी वोट दे सके, कौन चैप्टर स्टार्ट करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रेफरेंस फॉर्म दिया गया है. उस प्रेफरेंस फॉर्म को भरिए, अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए, चैप्टर का नाम सिलेक्ट कीजिए, एंड वी आर गुड टू गो विद दैट चैप्टर. जिसके ज्यादा वोट्स आएगी हम उससे साथ स्टार्ट करेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट. क्लास 10th में भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है ना, और क्लास +2 में भी, तो बोथ चैप्टर आर सिमिलर इन नेचर. So this is all about today. Thank you, and please share this video as much as you can.